नमस्कार दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था और मेन चीज एवरेज रेट को फाइंड किया था। तो एवरेज रेट अपन कैसे फाइंड करते हैं? प्लस माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C2 माइनस C1 अपॉन dt, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, ये क्या आपका एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे आप स्टोइकियोमेट्री का यूज करते हो वैसे। तो देखो, हम आपकी बुक का 4.1 क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोलता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और 25 मिनट्स में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहां से 0.03 टू 0.02 मोल पर लीटर हो रही है। 0.03 से 0.02 मोल पर लीटर 25 मिनट्स में हो रही है। तो आपको एवरेज रेट फाइंड करना है। एवरेज रेट वो भी किसमें? ओवर्स में और सेकंड में, या कैसे दिया जाए? सपोज करो मिनट में और सेकंड में आपको फाइंड करना है। चलो देखते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, प्लस का साइन प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन आपको काय की गिवन है? रिएक्टेंट की गिवन है। तो आप क्या लोगे? माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C2 माइनस C1 अपॉन हो गया आपका dt। तो माइनस स्टोइकियोमेट्री, अब स्टोइकियोमेट्री यहाँ कितनी है? 1 है, क्योंकि बिकॉज आर के आगे कुछ नहीं है तो 1 का वैल्यू। C2 माइनस बाद वाली 0.02 या आपका जो भी है 0.02 माइनस 0.03 अपॉन कितना हो गया? 25 मिनट्स। ठीक है, तो अब इसको अपन करेंगे तो कितना हो गया? माइनस का 0.01 डिवाइडेड बाय 25, माइनस से माइनस कर, यहाँ हो गया 1/25 इंटू 10⁻⁻2 0.02। अगर मैं इस पर -4 कर दूं तो यहाँ होगा 100 और ये से कटेगा और आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁴। यूनिट लिखो। तो देखो, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट है आपके पास मिनट, तो आ गया मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, आपकी किताब का 4.1 जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप या शॉर्ट टाइप का आंसर उसका 4.1 है। ये तो हो गया मिनट में। अब आप सेकंड में फाइंड कीजिए। तो सेकंड में फाइंड करने के लिए क्या किया? मास से, तो ट्रिक बताया था 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1/60। सेकंड में कन्वर्ट करना है 1/60, तो ये हो गया आपके पास 15। तो 1/15 इंटू 10⁻⁴। सपोज करो यहाँ 100 कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 6। अब ये कितनी बार गया? 6.6 इंटू 10⁻⁶। यूनिट मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, सॉरी सेकंड इनवर्स। सेकंड में कैलकुलेट कर दिया तो सेकंड इनवर्स। ये आ गया आपके पास कौन सा? एनसीईआरटी अपने बुक का राजस्थान बोर्ड की किताब का शॉर्ट आंसर का 4.1। ऐसे शॉर्ट आंसर का 4.2 ले रहा हूं। शॉर्ट आंसर का 4.2 क्या क्वेश्चन है बेटा? 2R से क्या बन रहा है? आपका प्रोडक्ट बन रहा है। 2R से क्या फॉर्म हो रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको क्या गिवन है? 10 मिनट में कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर से डिक्रीज होकर 0.4 मोल पर लीटर तक रीच कर जाती है। तो इसके लिए आपको एवरेज रेट फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज रेट को फाइंड करना है। चलो, तो क्या हो गया? माइनस ये कंसंट्रेशन आपको किसकी गिवन है? रिएक्टेंट की, इसी की गिवन करेगा। तो माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C2 माइनस C1 अपॉन हो गया आपका dt माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ कितना है? 2 और 2 का उल्टा 1/2, तो यहाँ से बन जाएगा स्टोइकियोमेट्री 1/2 C2 0.4 माइनस 0.5 अपॉन कितना? 10। इसको सॉल्व किया तो -1/2 इंटू -0.1/10, माइनस से माइनस कर 0.1/20 या कह सकते हो 1/200। और 1/200 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे आंसर क्या गिवन होगा अपना?
यहां से आंसर गिवन हो गया अपना, यहां 1000 कर दीजिए तो ये हो गया कितना 5 टाइम्स, तो 1 2 3 आंसर हो गया 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, और आंसर किसमें मिनट इनवर्स में आपको क्या होगा गिवन होगा। इस तरह से हम एवरेज रेट फाइंड करने के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कॉमा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एंड देयर यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन हम जान चुके हैं dc/dt, रेट कांस्टेंट के और उसकी यूनिट। तो सपोज एक अज्यूम करते हैं हम इक्वेशन को, स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C से आपका फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करता हूं मैं रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ क्या है? तो आप कहोगे क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is direct proportional to concentration or active mass of concentration or active mass of reactant, active mass of reactant। तो next what is rate of reaction? dx upon dt, या आप शो कर सकते हो dc/dt, या आप शो ऑफ कर सकते हो r से। तीनों टर्म्स रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे इंडिकेट करते हैं प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो कैपिटल लेटर्स है दीज आर कंसंट्रेशन एंड स्मॉल लेटर्स है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स पावर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहां पर a की पावर a, नेक्स्ट b की पावर b एंड c की पावर c। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगली बात आ गई आपके पास dx अपॉन dt इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल को साइन हटाया k a की पावर a, नेक्स्ट b की पावर स्मॉल b एंड c की पावर स्मॉल c, वेयर k इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट मींस k, k क्या है? तो देखो यहां पर तो इसका तो आपका लैंग्वेज बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब a b c जो आपका a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, इसको मैं ले लेता हूं 1 मोल पर लीटर। इस कंसंट्रेशन को आपने सपोज कर लिया 1 मोल पर लीटर, तो आपका क्या आ गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, 1 की पावर a, 1 की पावर b एंड 1 की पावर c। 1 की पावर कितनी हो, आंसर 1 ही होगा, तो आपका क्या बन गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू k। दैट मींस dx अपॉन dt तो मींस हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शंस में ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो आप क्या कहोगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज 1, concentration of all reactant molecules is 1 in any reaction, then rate of reaction of this reaction is known as rate constant K। किसी भी रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन 1 है तो ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या कहलाता है, आपका रेट कांस्टेंट K कहलाता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। देखो यहां पर आपको इतना सा सपोज करना है, डेफिनेशन के लिए a b c को आपको क्या सपोज करना है 1, और यूनिट के लिए इसको आपको लैंग्वेज यूज करना है कंसंट्रेशन के टर्म्स। जैसे देखो इसी रिएक्शंस को वापस 4k फॉर यूनिट, यूनिट फाइंड करने के लिए वापस सपोज करो रिएक्शन a इक्वल्स टू a, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C इक्वल्स टू क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट। नाउ रेट लॉ क्या बनाया आपने, रेट लॉ। तो व्हाट इज रेट लॉ? तो रेट लॉ बन गया आपका dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c। हटा दो इसको, तो हो गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर स्मॉल c।
सभी को आप टर्म्स में लिख दो, लैंग्वेज में लिख दो। व्हाट मीन्स dx आपका होगी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। व्हाट मीन्स dx dt आपका होगी टाइम, इक्वल्स टू k। a b c आर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल है, कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल b एंड कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल c। तो नेक्स्ट बन गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू बन गया k कंसंट्रेशन की पावर, ऑल आर कंसंट्रेशन एंड बेस आर सेम, सो पावर विल एडेड। तो यहां पर हो गया a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट अगली बात आ रही है, तो मैं k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, k इक्वल्स टू इसको अपन को क्या देते हैं डिवाइडेशन में, तो यहां हो गया कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, और यहां पर हो गया आपका टाइम। व्हाट मीन n, तो आप साइड में लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। a b c आर मोल ऑफ रिएक्टेंट, आर मोल ऑफ रिएक्टेंट, और मोल ऑफ रिएक्टेंट को अपन इंडिकेट कर सकते हैं किससे, n से। तो यहां पर क्या बन गया आपका n, तो k इक्वल्स टू, फिर से देखो दोनों के बेस सेम है, ये ऊपर चला जाएगा, तो बच गया कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, टाइम ऊपर चला गया तो टाइम इनवर्स। यूनिट करो, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, तो यहां हो जाएगा मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n, और यहां टाइम का सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया भैया k इक्वल्स टू मोल 1 माइनस n, नेक्स्ट लीटर ऊपर गया तो लीटर, n माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। दिस इज जर्नलाइज्ड फॉर्मूला फॉर k, जर्नलाइज्ड फॉर्मूला, जर्नलाइज्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट यूनिट ऑफ k फाइंड करने का जर्नलाइज्ड फॉर्मूला है। तो सभी बच्चे यहां से अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं क्या, कि जब हम a b c को 1 मोल पर लीटर लेते हैं तो इसका डेफिनेशन बनता है, और जब हम इसको क्या करते हैं कंसंट्रेशन के स्टेप्स में लिखते हैं तो इसका क्या निकल जाता है, यूनिट निकल जाता है। व्हाट मीन, तो अब आपसे डायरेक्ट पूछे व्हाट इज जर्नलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट k, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है जर्नलाइज्ड फॉर्मूला याद करने का तरीका, k इक्वल्स टू मोल, एक में से दुनिया गई, लीटर दुनिया में से एक गया, टाइम अकेला बच गया। ठीक है, मोल 1 माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, लीटर रिएक्टेंट के मोल माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो इससे क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये पूछ सकता है जीरो ऑर्डर, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के k को डिटरमाइन करने को रेट कांस्टेंट की यूनिट को आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा जीरो ऑर्डर में n का वैल्यू होता है 0, फर्स्ट ऑर्डर में n का वैल्यू होता है 1 क्योंकि a की मोल पर डिपेंड करेगा, सेकंड ऑर्डर में n का वैल्यू होता है 2, वैल्यू पुट कर दो। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या बनेगा, k इक्वल्स टू m 1 माइनस 0 l 0 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो आंसर आ गया क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर में n इक्वल्स टू कितना 1 पुट कर दो, k इक्वल्स टू m 1 माइनस 1 l 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, m की पावर 0 l की पावर 0, तो आंसर आ गया आपका क्या, सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू हो गया m 1 माइनस 2 l 2 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। तो यहां से बन जाएगा मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट पूछे तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के k निकालने का क्या लिखो, जर्नलाइज्ड फॉर्मूला लिखो या यूनिट ऑफ k लिखो। तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, जीरो का उल्टा, मोल प्लस का माइनस का, लीटर पर माइनस का प्लस का, और सेकंड तो हमेशा क्या रहता है, इनवर्स ही रहता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास जर्नलाइज्ड फॉर्मूला। इस तरह से हम के रेट कांस्टेंट क्या है, दूसरा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, उसका जर्नलाइज्ड फॉर्मूला क्या है,
और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, इन बातों को हम क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ से। नेक्स्ट अगली बात पे चलते हैं। अगला टॉपिक इसमें आता है ऑर्डर ऑफ मोलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिक्यूलिटी और एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 प्लस, इसको रिएक्ट करा दिया आपने H2O से। नेक्स्ट तो इससे क्या बनेगा, ये O माइनस का कार्बन प्लस का, H2O कैसे डिसोशिएट होगा, H प्लस OH माइनस। तो यहां से जो आपका बनेगा, यहां से जो बनेगा ये बनेगा एसिडिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहां से बन गया आपका C2H5OH। यहां तक पूरी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं, कैमरे में आ रही है इतनी परफेक्टली। यस करेक्ट, ठीक है, यहां तक अपना कैमरे में आ जाएगा। अगली बात देखिए, तो ये एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस है जिससे एसिडिक एसिड और इथेनॉल बन रहा है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इसका रेट लो लिखो, तो आपने कहा रेट लो। रेट लो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट दो है CH3 COO C2H5 और यहां पर बन गया आपका H2O। तो ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल्स, ये हो गया सेकंड मॉलिक्यूल्स। बट यहां पर H2O एक मीडियम है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट को डिटरमाइन ओनली कौन करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर नॉट वाटर। सो ऑर्डर डिपेंड किया एक मॉलिक्यूल्स पर, तो 1 हो गया, पर मॉलिक्यूल्स तो रिएक्शन में कितने आपके पास, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी होगी आपके पास, 2 होगी। इसका मतलब जो डायरेक्ट मेजर होता है, जो स्टोइकियोमेट्री को बनाता है, वो तो है मॉलिक्यूलिटी, और जो रेट को डिटरमाइन करता है वो क्या आपका ऑर्डर। तो पहला डिफरेंस हम इसमें कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे किसी क्या नंबर ऑफ आयंस एटम comma molecules which are present in reaction and they form stoichiometry of reaction is molecularity। ठीक है, if किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आयंस एटम और मॉलिक्यूल्स which are present in reaction, किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंस होने वाले आयन एटम और मॉलिक्यूल्स जो स्टोइकियोमेट्री को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो मॉलिक्यूलिटी होती है। जबकि इसमें आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स व्हिच फाउंड इन रिएक्शन एंड दे determine rate of reaction is order। जो रेट को डिटरमाइन करता है वो ऑर्डर होता है, जो स्टोइकियोमेट्री को डिटरमाइन करता है वो मॉलिक्यूलिटी होता है। मॉलिक्यूलिटी डायरेक्ट मेजर हो सकती है, तो ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। जबकि ऑर्डर आपने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया, तो ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, जो आपका मॉलिक्यूलिटी होता है भाई, मॉलिक्यूलिटी क्या है आपके पास, ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल। जबकि जो ऑर्डर होता है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और मे बी फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगली बात, जो पॉलीमर आपने सुने होंगे, तो जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड नहीं कर सकते, दैट मींस पॉलीमर की मॉलिक्यूलिटी फाइंड नहीं कर सकते, बट जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये कुछ ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस हो गया। अब यहां से इस रिएक्शन को हम मेजर करें तो मॉलिक्यूलिटी कुछ और है और ऑर्डर कुछ और है। ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं सूडो मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये भी बोर्ड में पूछा है, सूडो मोनो
मोलिकुलर रिएक्शन। तो पूछ सकता आपसे व्हाट मींस सूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच molecularility is 2 but order is 1 are known as pseudo monomolecular reaction as hydrolysis of ester। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसमें आपको कैसे पता चला, क्योंकि पानी क्या है इसमें, मीडियम है। एक और रिएक्शन लेते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का थर्मल डिसोसिएशन करते हैं। इसका थर्मल डिसोसिएशन किया तो इससे आपका बना 2NO2 प्लस O2, या यहां पर कर लो आप 4NO2, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन हो गया 4 तो 4NO2। अब इसमें अगेन देखो मॉलिक्यूल्स तो आपको दो ही दिखेंगे, 2 है, पर इसका ऑर्डर कितना होता है 1। तो ये भी क्या आपके पास सूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शन। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, इसके मैकेनिज्म से। तो देखो इसकी मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। सबसे पहला जो N2O5 आएगा वो डिसोशिएट होगा, इसमें वो डिसोशिएट होगा आपका NO2 प्लस NO में, क्या कर लो N2O5 है तो N2O3 कर लो, सॉरी N2O3 प्लस ऑक्सीजन में। नेक्स्ट यहां से बना हुआ N2O3 वापस डिसोशिएट होगा NO प्लस NO2 में, NO और N2 दो और एक 3। नेक्स्ट यहां पर बना हुआ क्या NO दूसरे मोल N2O5 से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन हो गया 3, ऑक्सीजन 5 और 1 6, तो ये बना देगा 3NO2, ठीक है। अब कंपेयर करो, ये हो गया आपका फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस। अब N2O3 से N2O3 कट, NO से NO कट, बच गया क्या N2O5 और N2O5, आप हो गए 2N2O5। नेक्स्ट इधर बच गया 3NO3 प्लस 1 4NO2 प्लस O2, बट इसमें स्लो स्टेप कितना है 1, और रेट डिटरमाइन स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है, एक ही स्लो स्टेप है, सो रेट कितनी होगी, इसका रेट किस पर डिपेंड किया, ओनली सिंगल स्टेप पर, सो ऑर्डर क्या हो गया 1, बट मॉलिक्यूलिटी कितनी है 2 है। ये कुछ डिफरेंस हो गए किस में, मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर और सूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस। क्या किसी भी रिएक्शन में आयंस, एटम और मॉलिक्यूल जो स्टोइकियोमेट्री बनाते हैं वो तो है मॉलिक्यूलिटी, जो रेट डिटरमाइन करते हैं वो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल, ये थ्योरेटिकल, ये कुछ भी हो सकती है, ये नेचुरल होगी। पॉलीमर की क्या नहीं निकाल सकते मॉलिक्यूलिटी, पर ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। सूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑलवेज मॉलिक्यूलिटी तो 2 ही होगी बट ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, वो क्या कहलाती है सूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस। नेक्स्ट उसके आगे चलते हैं। अगली बात आ रही है हमारे पास क्या, इफेक्टिव फैक्टर, क्योंकि हम क्या पढ़े, हमारा पढ़ा हुआ ये रेट ऑफ रिएक्शन और इफेक्टिव फैक्टर और उसकी मैकेनिज्म का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या कहलाती है हमारे पास काइनेटिक्स कहलाती है। तो यहां पर अब हम देखते हैं इफेक्टिव फैक्टर। इफेक्टिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव फैक्टर। तो सबसे पहला होगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पहला तो हो गया ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकंड क्या बन गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड बन गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। फोर्थ बन गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिफ्थ बन गया सरफेस एरिया, और सिक्स बन गया एक्सप्लोजन ऑफ रेडिएशन, एक्सप्लोजन ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो जरा सोचो, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन क्या होगी ज्यादा, और वो ज्यादा टकराएंगे आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो ज्यादा कोलिजन होने से डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। बट अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है तो कोलिजन्स भी कम होगी, और कोलिजन्स कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, शार्पली डिक्रीज नहीं होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सीधा ध्यान को, कंसंट्रेशन ज्यादा,
कोलिजन करेंगे ज्यादा, टकराएंगे ज्यादा, टूटेंगे भी ज्यादा, टूटेंगे ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नेचर, रिएक्टेंट की नेचर कैसी है, मतलब अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले जो बॉन्ड है अगर वो वीक बॉन्ड है तो दे आर डिसोशिएट इजीली एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बट उनके बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, या यूं कह सकते हो अगर उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है तो वो क्या होंगे, शार्पली डिसोशिएट होंगे बजाय कोवैलेंट के या अदर बॉन्ड्स के। तो बॉन्ड के नेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, इफेक्टिबल होती है। नेक्स्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तुम्हारा सुना हुआ है, का कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज। कैसे करते हैं वो देखो, जैसे हमारे पास इधर सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी है और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन सपोज करो ऐसे हो रही है, यहाँ आपकी क्या चल रही है, एक्टिवेशन एनर्जी चल रही है रिएक्टेंट की, यहाँ बैरियर होता है, ठीक है। बैरियर क्या होगा आपके पास, एक तरह से एग्जाम है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवाती है ये वाली, वो क्या कहलाती है आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके कोई क्या बना सकता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये तो सिंपल वे था, बट जैसे तुम कैटलिस्ट इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, कैटलिस्ट को ऐड करने से ये रिएक्शन सीधी ऐसे हो जाएगी, मींस इतनी दूर नहीं जाकर सीधा यहां से निकल जाएगी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास, कम होगी। वह मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी या मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी विच फॉर्म प्रोडक्ट, ये जितनी कम होगी प्रोडक्ट इजीली ऑर्बिटाइल होगा, इजीली क्या होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करके रिएक्ट जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो क्या कैटलिस्ट आपने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट अगला सुनिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ेगी, ठीक है। या अब आप यूं कहो कोलिजन क्यों बढ़ी, तो सपोज करो शुगर को या साल्ट को आपको नमक में ऐड करना है, एक तो ठंडा पानी लिया और एक गर्म पानी लिया, जैसे ही गर्म पानी करोगे तो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व जल्दी होगा। तो वैसी बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो रेट भी बढ़ गई, एक तो सीधा सीधा ही। या यूं कह दो कि क्या नंबर ऑफ, या यूं कह सकते हो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कॉलिजन्स बढ़ी, टक्कर बढ़ी, कॉलिजन्स बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। हाउ मेनी टाइम्स, तो आप यूं कह सकते हो ईच 10 डिग्री, ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड, each 10 degree centigrade increasing temperature rate of reaction becomes twice or thrice, but mathematically कितना होता है, twice ही होता है। जैसे आपको बोला गया कि कोई भी रिएक्शन आपके वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इफ ए रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, तो ध्यान रखें ईच 10 डिग्री से देखना, आपको 10 से पहले कितना हुआ 20, 20 से 30, 30 से 40, 2 टाइम्स 2 टाइम्स, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो जो रेट है वो कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। अगर यही पूछ लिया था 0 से, तो आप एक और लगा दो 0 to 10, तो यहाँ हो गया 2, तो 18 into 2 कितना हो गया, 16 टाइम्स हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, वो कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टकराएंगे, तो रेट जो तेजी से कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टली इंक्रीज होगा। नेचर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वीक बॉन्ड है, कैसे, कैटलिस्ट के इफेक्ट से, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। नेक्स्ट टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो कोलिजन्स जल्दी करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्वाइस हो जाता है। अगला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज होगा। जैसे ए बॉब ऑफ वुड, एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, उसको आपने जलाया, वो धीरे धीरे जलता है। स्मॉल स्टिक्स, छोटी छोटी छल्लियां जो है, छोटी छोटी स्टिक्स है, उनको जलाने पर तेजी से जलती है। ऐसे मैं कह रहा हूं आपको क्या दे दिया, कोयला दे दिया, पूरे कोयले को बच्चों ने जलाया, कोयले को ऐसे,
तो ये कोयला कम चला, बट इसको उन्होंने क्या कर दिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो देखो जैसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इसके ज्यादातर मॉलिक्यूल्स फायर के टच में आने लगेंगे और उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो क्या, सरफेस एरिया बढ़ने से टचिंग पावर जो है, ठीक है, जो टचिंग पावर है या रिएक्टिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और लास्ट एक्सप्लोजन ऑफ रेडिएशन है। इसमें क्या होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस को ले लो आप, फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन क्या नहीं हो सकती विदाउट रेडिएशन के या सनलाइट के, वो कंप्लीट नहीं हो सकती। को कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए या उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उसको चाहिए, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये हो गया एक्सप्लोजन। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बिना लाइट से नहीं हो सकता, फोटो सोलर से बिना लाइट के नहीं हो सकता, तो ये सोलर रिएक्शंस होगी। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम, अगला टॉपिक है इसमें काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन, या आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये क्या होती है भाई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, तो सुनिए ध्यान से। यहां सबसे बड़ी चीज आपके पास, जब भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे कुछ वैल्यू सपोज कर लो, सबसे पहले उसको डिफाइन करना आपको, डिफाइन। नेक्स्ट सेकंड, डिफाइन करने के लिए, डिफाइन करने के बाद R2P एक रिएक्शन को आपको क्या करना है, अज्यूम करना है। फिर उसमें आपको रेट लो लिखना है, रेट लो। नेक्स्ट फिर उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दो, उसका इंटीग्रेशन कर दो। उसके बाद आपकी जो आएगी वो इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो आपको c का वैल्यू पता चल जाएगा। नेक्स्ट c का ये जो वैल्यू आया इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इंटीग्रेशन इक्वेशन है इससे। नेक्स्ट जैसे ही पुट करोगे और उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगी वही क्या आपकी काइनेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट आफ्टर देन उसका ग्राफ बना दो, आफ्टर देन उसका हाफ लाइफ लिख दो। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ के समय टाइम को कितना कर दो, आधा, और कंसंट्रेशन को भी कितना कर दो, इनिशियल का आधा। ए को मानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनली उसका क्या लिख दो आप, एग्जांपल लिख दो, ठीक है। तो इतने हमें ये स्टेप्स ध्यान रखने। तो चलो सबसे पहले जीरो ऑर्डर मैं समझाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर इस पॉइंट की बेसिस पर आपको करना है। चलिए तो सबसे पहले क्या कहोगे, रिएक्शन, रिएक्शन in which rate of reaction depend on zero power of reactant molecules, zero power of reactant molecules is zero order kinetics job। अगली बात, पहला हो गया, अब रिएक्शन सपोज कर लो, रिएक्शन क्या होगा, R से P, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, A, तो उस समय प्रोडक्ट कितने थे, 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, 1 माइनस x, तो बच जाएगा कितना, x। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया। रेट लो लिखो, व्हाट मींस रेट लो, जानते आए हो, रेट ऑफ रिएक्शन मींस dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कौन हो गया इसमें, A माइनस एक्स, इनिशियल नहीं जितना चेंज हुआ वो, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक्टिव कंसंट्रेशन पर, तो 0। बिकॉज कौन से ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की तो 0, फर्स्ट ऑर्डर की होती तो 1। खोल दो, dx अपॉन dt इक्वल्स टू आ गया k, और जिसकी पावर 0 वो 1। नेक्स्ट इसको ऊपर दे दो, तो आ गया dx इक्वल्स टू k dt, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, dx और यहाँ इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, और k का है नहीं तो kt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लग गया, c। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर इंटीग्रेशन उसमें वैल्यू पुट कर दो, t बराबर 0 और x बराबर 0, t बराबर 0 और x बराबर 0, तो c इक्वल्स टू क्या आया, 0।
C इक्वल्स टू जो आया उसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में लिख दो तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू kT। दिस इज काइनेटिक और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यही क्या आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब ये आ चुका हमारे पास, इसका ग्राफ बना दो तो देखो x इक्वल्स टू kT, ग्राफ आ गया इधर x एक्सिस y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस x एक्सिस, और इसका ग्राफ बन गया आपके पास क्या k, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन कर्व बन गया। नेक्स्ट हाफ लाइफ, अगला टॉपिक क्या है इसमें, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम एट विच concentration of reactant molecules remains half of initial, मतलब इनिशियल की कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए तो आप कहोगे टाइम एट विच concentration of reactant molecules remains half of initial is half life। चलो इसका मतलब t की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं, आधा, और x की जगह भी क्या कर दूं, इनिशियल का। इनको काइनेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू kT, तो t इक्वल्स टू क्या, x अपॉन k, वैल्यू पुट करो, t की जगह t हाफ, x की जगह a बाई 2 और k कांस्टेंट है तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू a, दैट मींस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन a इज इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया हमारा हाफ लाइफ। इसके एग्जांपल देने में तो देखिए एग्जांपल क्या क्या बन सकते हैं, तो यहां लिख देते हैं हम एग्जांपल देखो H2 प्लस Cl2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ट्वाइस HCl का, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में HCl का प्रिपरेशन या फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आपका जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स कहलाता है। ऐसे ही सुनो NH3 का डिसोसिएशन, ऐसे ही सुनो PS3 का डिसोसिएशन, ठीक है। ये टूट रहा है किसमें, N2 प्लस 3H2, ये टूट रहा है किसमें, 2P प्लस 3H2, ठीक है। तो NH3 का डिसोसिएशन मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में, सॉरी टंगस्टन की प्रेजेंस में, ये होगा टंगस्टन की प्रेजेंस में, और ये होगा किसमें, मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में। PS3 का डिसोसिएशन मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में, और अमोनिया का किसमें, टंगस्टन की प्रेजेंस में होना जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। और ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस या मेटालिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट या आप क्या कह सकते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, ठीक है। सीधा ट्रिक इसका यही है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो या मेटालिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो तो उसको आप क्या बोलते हो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हो। तो जब भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछे डेफिनेशन दे दो, रिएक्टेंट उसके बाद एक रिएक्शन सपोज कर लो, रिएक्शन में इनिशियल और इक्विलिब्रियम पर वैल्यू पुट करो, रेट लो लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद x और t की वैल्यू पुट कर दो, यहां से c का वैल्यू ऑब्टेन होगा जो इक्वेशन फर्स्ट में लिख देना, जो इक्वेशन आएगी वही काइनेटिक इक्वेशन है। फिर उसका ग्राफ बना दो, ग्राफ बनाने के बाद हाफ लाइफ कर दो, हाफ लाइफ में टाइम को आधा करना, कंसंट्रेशन को भी आधा ही रखना है, इनिशियल का आधा, फिर उसके एग्जांपल फाइंड करना। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को नेक्स्ट और अगली क्लास में करेंगे, अच्छे से इनके नोट्स बनाते पढ़ते रहिए। जो भी कोर्स, जो भी सिलेबस कम होगा अपने आप हो जाएगा, बट आप अपने नोट्सों को कंटिन्यूअस बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।